पेट्रोल और डीजल का ज़माना अब ख़त्म होने वाला है। ये लाइन हम लगातार सुन रहे हैं। ग्रीन फ्यूल्स, खासकर E85 और E100 एथेनॉल को अब फ्यूचर बताया जा रहा है। लेकिन इस शानदार ग्रीन विजन के बीच इंटरनेट पर एक ऐसी खौफनाक खबर आग की तरह फैल रही है जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है। दावा ये किया जा रहा है कि सिर्फ 1 लीटर, जी हां, मात्र 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए पूरे 10,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। 10,000 लीटर, ये नंबर अपने आप में बहुत भयानक है। जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के कई बड़े शहर आज भयंकर पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ग्राउंड वाटर लेवल हर साल खतरनाक स्पीड से नीचे जा रहा है, और ऐसे में ये ख्याल कि पीने का कीमती पानी लिटरली हमारी कारों के इंजन में जलाया जा रहा है, तो सवाल ये उठता है, क्या ये ग्रीन फ्यूल असल में हमारे पानी को पूरी तरह खत्म कर देगा? चलिए इस कैलकुलेशन के मायाजाल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो 1 किलो चावल उगाने में लगभग 3 से 5,000 लीटर पानी लगता है। ठीक है, अब 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए करीब 3 किलो चावल चाहिए। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज 10,000 लीटर का फिगर निकल कर आ जाता है। देखने में ये मैथ्स बिल्कुल फ्लॉलेस लगता है, और यही वजह है कि लोग इस दावे पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर आता है। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन एक ऐसी अजम्पशन पर टिका है जो पूरी तरह से गलत है। जी हां, कंप्लीटली फॉल्स। वो गलत धारणा यह है कि खेत में डाला गया सारा का सारा पानी सिर्फ एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन खुद सोचिए, क्या हमारे यहाँ चावल और गन्ना रातों रात सिर्फ फ्यूल के लिए उगाया जाने लगा? बिल्कुल नहीं। ये फसलें तो दशकों से खाने और एक्सपोर्ट के लिए उगाई जा रही हैं। जो पानी खेत में गया वो तो हमारे फूड सिस्टम का हिस्सा था। तो फिर अचानक से इस पूरे पानी का बिल सिर्फ एथेनॉल के नाम क्यों फाड़ा जा रहा है? तो अब बढ़ते हैं असली विलन की तरफ और करते हैं उसका पर्दाफाश। सच्चाई ये है कि इस भारी वाटर ड्रेन का सबसे बड़ा कारण हमारी दशकों पुरानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकालने वाले देशों की लिस्ट में आता है। जब पानी की पहले से ही कमी वाले इलाकों में धान और गन्ना जैसी प्यासी फसलें उगाई जाएंगी, और वो भी पुरानी सिंचाई तकनीकों से, तो वाटर क्राइसिस तो आना ही है। सारा इल्ज़ाम एथेनॉल पर डाल देने से एक ऐसा नैरेटिव सेट हो जाता है जो हमारे फार्मिंग पैटर्न की इस कड़वी सच्चाई को बड़ी आसानी से छिपा लेता है। एक पल के लिए सोचिए, अगर कल को एथेनॉल बनना पूरी तरह बंद भी हो जाए तो क्या चावल और गन्ने की खेती रुक जाएगी? क्या हमारे पानी की समस्या जादू से खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। एथेनॉल को ब्लेम करना सिर्फ असली समस्या से ध्यान भटकाना है। अब थोड़ा सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं कि आखिर इसके पीछे उनका छिपा हुआ लॉजिक क्या है। हमारा देश हर साल लाखों टन अनाज खरीदता है, लेकिन सही स्टोरेज ना होने की वजह से बहुत सारा लो ग्रेड अनाज वहीं सड़ जाता है। शुगर मिल्स के पास भी चीनी का भारी सरप्लस पड़ा रहता है। अब यहां गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक आता है। सरकार इसी सड़ते हुए अनाज और एक्स्ट्रा चीनी को वेस्ट होने से बचाकर उससे एथेनॉल बना रही है। ये एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है। अनाज वेस्ट होने से बच गया और कच्चे तेल के इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी भी कम हो गई। ये सीधे तौर पर कचरे से खजाने यानी फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ की कहानी है। जो चीज़ कल तक एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था, आज वही हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत कर रही है। ये एग्रीकल्चर और स्टोरेज क्राइसिस को सॉल्व करने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है। लेकिन अब सवाल यह है कि ग्लोबली क्या हो रहा है। चलिए ग्लोबल एथेनॉल की सच्चाई देखते हैं। अगर हम ब्राजील की बात करें तो वहां एथेनॉल गन्ने से बनता है, और वहां बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। अमेरिका में यही काम मक्के से होता है, जहां उनके पास हजारों एकड़ की खाली जमीनें हैं। लेकिन भारत की स्थिति इन दोनों से बिल्कुल अलग है। यहां पॉपुलेशन का एक्सट्रीम प्रेशर है, एग्रीकल्चर पर भारी निर्भरता है, और पहले से ही ग्राउंड वाटर का सीरियस क्राइसिस चल रहा है। तो क्या ब्राजील या अमेरिका के मॉडल को उठाकर सीधा इंडिया में कॉपी पेस्ट किया जा सकता है? क्या बिना अपनी लोकल इकोलॉजी को समझे इस पॉलिसी को अप्लाई करना सुरक्षित होगा? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। आइए इस सच्चाई की कुछ और बारीकियों को समझते हैं। हमें इस कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही होगा कि अगर हमने खेती के तरीकों को बिना बदले सिर्फ इथेनॉल का प्रोडक्शन लगातार बढ़ाया, तो ये एक बहुत बड़ी आपदा को जन्म देगा। खासकर पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, जहां ग्राउंड वाटर लेवल पहले से ही डेंजर मार्क के नीचे है, वहां बिना सोचे समझे इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाना इकोलॉजिकल सुइसाइड से कम नहीं होगा। तो फिर नतीजा क्या निकला?
सच्चाई इन दोनों एक्सट्रीम्स के बिल्कुल बीच में है। ना तो एथेनॉल हमारी हर प्रॉब्लम का अकेला मसीहा है और ना ही 10,000 लीटर पानी पीने वाला कोई भयानक विलन। अगर हम किसी एक साइड की बनाई हुई इमोशनल स्टोरी में फंस गए तो हम कभी भी असली समस्या का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आखिर हल क्या है? चलिए ढांचागत समाधान पर नजर डालते हैं। असली समाधान कुछ ठोस और कड़े कदमों में छिपा है। सबसे पहले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हमें ज्यादा पानी पीने वाले धान की जगह मिलेट्स यानी मोटे अनाज और दालों की खेती को बढ़ावा देना होगा। माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना होगा। और सबसे जरूरी बात, हमारा फोकस 2G एथेनॉल पर होना चाहिए, जो खाने के अनाज से नहीं बल्कि खेती के बचे हुए कचरे से बनता है। हम किस इलाके में कितना एथेनॉल बना रहे हैं ये वहां के वाटर स्ट्रेस लेवल पर डिपेंड करना चाहिए। हमारे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा टेकअवे यही है। ध्यान से सुनिए, पानी का संकट एथेनॉल के कारण नहीं आया है। ये पिछले कई दशकों के मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। ये असली लड़ाई एथेनॉल वर्सेस पानी की है ही नहीं, ये लड़ाई है डेवलपमेंट वर्सेस मिसमैनेजमेंट की। अगर ये फर्क नहीं समझा गया तो हर नई पॉलिसी में किसी ना किसी को गलत तरीके से विलेन बना दिया जाएगा। तो अगली बार जब भी कोई ऐसा सनसनीखेज आंकड़ा सामने आए तो ये सवाल जरूर कीजिए, क्या वो सचमुच समस्या की जड़ है या सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए एक आसान शिकार? क्या हम वाकई इस सिस्टमिक क्राइसिस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सिर्फ एक नया विलेन ढूंढ रहे हैं?